हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 160 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। अतिवाद की अनदेखी। यह अच्छा हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के समक्ष ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी कट्टरपंथियों की ओर से वहां के मंदिरों में तोड़फोड़ का विषय रखा। यह इसलिए आवश्यक था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक के बाद एक मंदिरों को खालिस्तानी निशाना बना रहे हैं और ऑस्ट्रेलियाई शासन प्रशासन ऐसे मामलों को गंभीर बताने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। यही कारण है कि किसी मामले में कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके चलते खालिस्तानी तत्वों का दुस्साहस बढ़ना स्वाभाविक है। उनका दुस्साहस केवल ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं बल्कि कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों में भी बढ़ रहा है। यह भी स्पष्ट है कि इन सभी देशों में सक्रिय खालिस्तानी आपस में मिले हुए हैं। इसकी पुष्टि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में मंदिरों के बाहर लिखे गए एक जैसे नारों से होती है। आशा की जाती है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से जिस तरह यह कहा कि ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले की खबरें हमारे मन को व्यथित और चिंतित करती हैं, उसका उन पर असर होगा और वह अपने यहाँ के खालिस्तानी तत्वों पर लगाम लगाने के लिए सक्रिय होंगे। भारत को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों को इससे भी अवगत कराना चाहिए कि उनके यहाँ बेलगाम होते खालिस्तानी किस तरह भारत और विशेष रूप से पंजाब में माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों को खाद पानी देने का काम विदेश में सक्रिय खालिस्तानी चरमपंथी भी कर रहे हैं। इनमें सबसे अधिक भूमिका कनाडा के खालिस्तानियों की है, जो एक समय आतंकी घटनाओं को भी अंजाम दे चुके हैं। भारत सरकार को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों को इस तथ्य से भी अवगत कराना होगा कि उनके यहाँ सक्रिय खालिस्तानी कट्टरपंथियों की सांठगांठ जिहादी तत्वों से हैं। यह मिलकर पंजाब के साथ साथ कश्मीर के वातावरण में भी जहर घोलने की कोशिश करते रहते हैं। विडंबना यह है कि विदेशी मीडिया का एक हिस्सा इसकी जानबूझकर अनदेखी तो करता ही है, भारत को नीचा दिखाने वाली रिपोर्टिंग भी करता है। इसके अतिरिक्त वह ऐसे तत्वों को बढ़ावा देता है जो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। इसी सिलसिले में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को यह कहना पड़ा कि न्यूयॉर्क टाइम्स कश्मीर को लेकर झूठ फैला रहा है। उन्होंने कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता पर न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक लेख को शरारतपूर्ण और मनगढ़ंत करार दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स जांच एजेंसियों के दावे। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का यह दावा चकित करने वाला है कि उसे जमीन के बदले नौकरी घोटाले में 600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब है कि घोटाला अनुमान से कहीं अधिक बड़ा है। ईडी की माने तो इस घोटाले के अंजाम देने वालों ने 350 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों के साथ ही 250 करोड़ रुपए बेनामी तरीके से हासिल किए। यह भी उल्लेखनीय है कि ईडी ने इस घोटाले की छानबीन के सिलसिले में लालू यादव के संबंधियों समेत अन्य लोगों के 34 ठिकानों पर छापेमारी करने के बाद यह दावा किया है कि उसे 1 करोड़ रुपए नकद और 1.25 करोड़ रुपए के स्वर्ण आभूषण मिले हैं। यह घोटाला तब हुआ था जब लालू यादव संपर्क सरकार में रेल मंत्री थे। इस घोटाले की जांच ईडी के साथ ही सीबीआई भी कर रही है। सीबीआई ने हाल में राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव से पूछताछ भी की है। सीबीआई ने पिछले वर्ष अक्टूबर में इस मामले में जो आरोप पत्र दायर किया था, उसमें लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और मध्य रेलवे के तत्कालीन जीएम समेत करीब 16 लोगों को नामजद किया था। उस समय सीबीआई ने यह दावा किया था कि इस घोटाले के आरोपितों ने मध्य रेलवे के तत्कालीन महाप्रबंधक एवं केंद्रीय रेलवे के सीपीओ के साथ साजिश रचकर जमीन के बदले लोगों को नौकरी दी थी और यह जमीन प्रचलित सर्किट रेट एवं बाजार दर से काफ़ी कम कीमत पर हासिल की गई थी। ईडी और सीबीआई के दावों को अपना महत्व है, लेकिन बात तब बनेगी जब इन दावों को अदालत के समक्ष सही सिद्ध करने में सफलता मिलेगी।
यह काम जितनी जल्दी संभव हो किया जाना चाहिए, क्योंकि अदालती निर्णय आने में देरी का फायदा आरोपित उठाते हैं। यदि आरोपित नेता होते हैं, जैसे कि इस मामले में हैं, तो फिर वे यह प्रचारित करते हैं कि उनके विरुद्ध बदले की भावना के तहत कार्रवाई की जा रही है। वे अपने को निर्दोष बताकर जनता की सहानुभूति बटोरने की भी कोशिश करते हैं। इन दिनों यह कोशिश हर वह नेता कर रहा है जो घोटालों के आरोपों में दो चार है। इनमें वे नेता भी हैं जिनके ठिकानों से नकदी अथवा अकुत संपदा के दस्तावेज मिले हैं। यह देखना केंद्रीय जांच एजेंसियों का दायित्व है कि घोटालों से घिरे नेता यौन प्रचार कर जनता की हमदर्दी न हासिल कर पाएं। पक्ष विपक्ष की तैयारी। संसद के प्रत्येक सत्र एवं हंगामेदार ही होते हैं। इस पर आश्चर्य नहीं कि बजट सत्र के दूसरे चरण में भी हंगामा होने के आसार हैं, जहां विपक्षी केंद्रीय एजेंसियों और विशेष रूप से सीबीआई और ईडी के कथित दुरुपयोग को लेकर सरकार को घेरने के मूड में है। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष भी राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए गए भाषणों को लेकर उन्हें और उनके बहाने कांग्रेस को घेरने की तैयारी करता दिख रहा है। इसमें कोई हर्ज नहीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष को उन विषयों पर अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है जिन्हें वे महत्वपूर्ण मान रहे हैं। सीबीआई और ईडी के अनुचित इस्तेमाल की शिकायत नई नहीं है। केंद्र की प्रत्येक सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि वह केंद्रीय एजेंसियों का मनमाना इस्तेमाल करती है। यह आरोप लगाते समय आमतौर पर नेताओं के भ्रष्टाचार की अनदेखी कर दी जाती है। विपक्षी नेता कुछ भी दावा करें, वे इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि जो नेता भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे हैं, उन्हें अदालतों से भी राहत नहीं मिली है। कुछ को तो जमानत भी नहीं मिल पा रही है। इसका मतलब है कि उन पर लगे आरोप गंभीर हैं। चूंकि भ्रष्टाचार के मामले जांच के दायरे में होने के साथ अदालतों के समक्ष भी हैं, इसलिए मांग तो यह होनी चाहिए कि उनका निस्तारण यथाशीघ्र हो। यह विचित्र है कि इसके बजाय इस पर जोर दिया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में कहीं कोई दम नहीं। इस पर यकीन करना इसलिए कठिन है क्योंकि एक तो प्रथम दृष्टया सामने आए प्रमाण इसकी काट करते हैं और दूसरे कई मामलों में आरोपित नेताओं के यहाँ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति मिली है। कुछ मामलों में तो भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे नेताओं के करीबियों के यहाँ बड़ी मात्रा में नकदी मिली है, या फिर इसके प्रमाण कि उन्हें धन कहाँ से मिला और वह कहाँ खर्च किया गया। यदि विपक्ष यह चाहता है कि इस सब की अनदेखी कर दी जाए तो यह संभव नहीं। आज आवश्यकता इसकी है कि विपक्ष इस पर बल दें कि भ्रष्टाचार के मामलों की गहन जांच हो और वह भी तेजी के साथ। जांच एजेंसियों के साथ ही अदालतों को भी तेजी दिखानी चाहिए। यदि केंद्रीय जांच एजेंसियों के अनुचित इस्तेमाल का आरोप लगाकर संसद की कार्रवाई ठप की जाती है तो यह एक तरह से भ्रष्टाचार का बचाव ही होगा। चीनी आयात पर अंकुश। चीन से रोजमर्रा की वस्तुओं के आयात को कठिन बनाने की तैयारी स्वागत योग्य है। एक ऐसे समय जब चीन शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाए हो, तब इसका कोई औचित्य नहीं कि आयातित सामग्री के मामले में उस पर निर्भरता बढ़ती चली जाए। चीनी वस्तुओं के आयात को कम करने के प्रयास कोरोना काल में ही शुरू कर दिए गए थे, लेकिन उनमें वांछित सफलता नहीं मिली। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से खूनी मुठभेड़ के बाद भी ऐसे जतन किए गए जिससे चीन से होने वाली आयात में कमी आए, लेकिन बात नहीं बनी और उल्टे कुछ ही समय पहले यह आंकड़ा सामने आया कि उसके साथ होने वाला व्यापार घाटा $100 अरब तक पहुंच गया है। यह ठीक नहीं, क्योंकि कूटनीति का तकाजा यह कहता है कि जिस देश के साथ संबंध तनावपूर्ण हो उसके यहाँ से होने वाले आयात पर निर्भर नहीं रहा जाना चाहिए। आखिर देश में भी आसानी से बनाई जाने वाली सामग्री का भी आयात चीन से क्यों करना पड़ रहा है? इस प्रश्न का उत्तर सरकार से अधिक उद्योग जगत को देना चाहिए। वह चीन की चुनौती का सामना तभी कर पाएगा जब शोध एवं अनुसंधान पर जोर देने के साथ वस्तुओं की गुणवत्ता एवं उनकी उत्पादकता पर भी ध्यान देगा। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि हमारा उद्योग जगत चीन की चुनौती का जवाब देने के मामले में इच्छा शक्ति का परिचय नहीं दे रहा है। एक और जहां उद्योग जगत को इस चुनौती का सामना करने के लिए आगे आना चाहिए, वहीं दूसरी ओर सरकार को भी यह देखना चाहिए कि आखिर उसके तमाम प्रयासों के बाद भी चीन से होने वाले आयात में
कमी क्यों नहीं आ रही है। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि चीन मुक्त व्यापार की आड़ में अपनी वस्तुओं का भारत में भंडारण तो नहीं कर रहा है। ध्यान रहे कि इस तरह की बातें रह कर सामने आती रहती हैं कि चीन भारत में अपना माल डंप कर रहा है। यह ठीक नहीं कि चीन से अनेक ऐसी वस्तुएं मंगाई जा रही हैं जिन्हें एक समय भारत में ही बनाया जाता था। ऐसा क्यों हुआ, इसके कारणों की पहचान कर उनका निवारण करने की आवश्यकता है। यह ठीक है कि अब गुणवत्ता संबंधी नियमों को खटोर कर चीन से होने पर आयात पर अंकुश लगाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन यह भी देखना होगा कि इन नियमों में छिद्र न तलाश लिए जाएं। धन्यवाद।